नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। हम लोग आज एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भारत में प्रिवेसी प्रिवेसी हमारी बहुत कंसर्न नहीं रखती। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कई एक जजमेंट दिए हैं जिन जजमेंटों में प्रिवेसी को खास तौर से कंसंट्रेट किया गया और यहां तक पुलिस तक को कहा गया था कि नहीं आप खड़क सिंह के मामले में ये तक कह दिया गया था कि नहीं पुलिस चारों ओर उनके नहीं लगाई जा सकती। और यहां तक हुआ कि अगर कोई सजा याफ्ता व्यक्ति सजा काटकर वापस गया है तो पुलिस उसकी निगरानी नहीं कर सकती। यहां तक जजमेंट आए थे वो इस बात को लेकर कि प्रिवेसी है। लेकिन आज डिजिटल मीडिया के जमाने में हमारी कोई भी डिटेल मेरे फोन पर पड़ी हुई है वो चोरी हो जाती है, किसी और के फोन पर पड़ी हुई है वो चोरी हो जाती है। तमाम तरह की चीजें वायरल होती हैं जो हमारे फोन से हैक कर ली जाती या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से निकाल ली जाती और कभी कभी तो ज्यादातर कंपनियां ही हमारे डेटा को, हमारी डिटेल को री इस्तेमाल करती है, रीसर्कुलेट करती है। इस बात को लेकर पीछे बहुत सारी बातें भी हुई थी और फेसबुक तो इसमें महारती है। मोस्टली सभी देशों ने फेसबुक पर अभी तक कुछ ना कुछ ऐसा इल्जाम लगाया और पेनल्टी बड़ी बड़ी लगाई कि वो डेटा ब्रीच करते हैं। डेटा ब्रीच से मतलब है, जैसे भारत की बात हम कहें तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर कुछ चला रहे होते हैं। अब भारत में चुनाव होना है, चुनाव होते समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो फेसबुक से कांटेक्ट कर लेती है इलीगल वे में तो डेटा ब्रीच करके ये निकाला जा सकता है कि आखिर इस समय माहौल क्या चल रहा है, पॉलिटिशियन इस समय क्या बात करें जिसकी वजह से वोट मोबिलाइज हो, जिसकी वजह से लोगों पर प्रभाव पड़े। मैं उसको ऐसे बताता हूं कि वोटर की नब्ज पकड़ने के लिए सोशल मीडिया के अकाउंट का इस्तेमाल होता है और सोशल मीडिया की कंपनियां जो उनकी इंटरमीडियरी कंपनियां होती हैं या फिर उनको जो उनका डेटा सेव करने वाली कंपनियां होती हैं, जो डेटा के प्रोटेक्शन करने वाली कंपनियां होती हैं, वही कंपनियां उस डेटा को निकाल कर देती हैं। इसको आजकल एआई से भी जोड़ा जा सकता है। एआई तो हमारे लिए अभी आया, पब्लिक के लिए अभी आया एआई, लेकिन हकीकत यह है कि हम फिल्मों में देखते आए हैं, अब समझ में आता है कि वो जो पिक्चर उसमें चल रही थी, वो जो वीडियो उसमें चल रहा था, वो एआई का बनाया हुआ था और बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए यह संभव है कि ये कंपनियां जो कि सोशल मीडिया हैंडलिंग हमारी करती हैं, ये कंपनियां हमारे डेटा को हमारे से निकालकर, उससे डिटेल निकालकर एआई के माध्यम से आज माहौल क्या चल रहा है उस माहौल को पढ़ने में और उस माहौल के अनुसार पॉलिटिकल पार्टियों को वो डेटा देने में कि वो कौन सी बात बोलें कि नब्ज वोटर की पकड़ जाए और वोटर उनकी तरफ मोबिलाइज हो जाए। अगर कंपनियों को, अगर इनके स्टडी जैसे पॉलिटिकल पार्टियां रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां या फिर ई कॉमर्स कंपनियां हैं या फिर कॉमर्स की कंपनियां हैं या जो बेचने वाली हैं, हमने कभी ध्यान दिया हो कि हमने एक चीज अभी बोली और बोलते ही वो थोड़ी देर बाद जब कोई सोशल मीडिया का अकाउंट खोला, कोई फाइल खोली, कोई वेबसाइट खोली, उस पर वो ऐड दिखने लगता, उसी चीज का तमाम कंपनियों के ऐड दिखने लगते हैं। मैंने एक बार अगर कोई चीज सर्च की, गूगल पर सर्च की या कहीं भी सर्च की, मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद जो वेबसाइट हम खोलकर देखते हैं, नहीं खोल के देखते हैं सोशल मीडिया अकाउंट में ही वो आने लगता है। इसको भारत में ऐसे कहा गया कि जिस समय डोकलाम चल रहा था, डोकलाम के समय पर, या फिर मैं कहूं कि उस समय पर जिस समय भारत का चीन के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय हमने बहुत सारी कंपनियों पर बैन भी लगाया था। चीन की बहुत सारे ऐप बंद किए थे और ये कह के बंद किए थे कि हमारे यहां डेटा ब्रीच होता है, हमारा डेटा वो वहां सप्लाई करते हैं और इसके अलावा ये जासूसी भी करते हैं, हमारे फोनों के माध्यम से जासूसी करते हैं, हमारे डिपार्टमेंटों में जासूसी करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने पहले भी गूगल और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स को सरकारी वेबसाइट, सरकारी ऑफिस में इस्तेमाल करने से, सरकारी सिस्टम पर वो ओपन नहीं किए जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चोरी करते थे। यहां तक कि मेटल इंडस्ट्री को, मेटल के मामले में जो खिलौने आते हैं, चीन के खिलौने भी हमने सरकारी ऑफिस में बैन कर रखे हैं और चीन के खिलौने चूंकि वो मेटल से डिटेक्शन करते हैं, उसमें जो मेटल लगा होता है वो जासूसी का काम भी करता है। इस तरह का बहुत कुछ खेल हमारे देश में होता है। हालांकि ये चोरी है, चोरी के मामले में कानून तो होना ही चाहिए। अगर चोरी का कानून नहीं है तो एक और बड़ी समस्या है कि चोरी का कानून नहीं है तो खुलेआम करो, कानून है तो कम से कम बचना पड़ेगा, कानून है तो कम से कम उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कानून है तो कम से कम हम उस कंपनी को यहां बैन कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही इससे पहले 2017 में और भी सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच का एक जजमेंट आया था जिसको
जस्टिस पुट्टू स्वामी जजमेंट कहते हैं। पुट्टू स्वामी जजमेंट में राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया और राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट के होते हुए सरकार भी हमारे डेटा को नहीं ले सकती, यहां तक कि मेरे आधार की डिटेल कंपलसरी करने से मना कर दिया गया था, जबकि सरकार ये कह रही थी कि हर एक काम में आधार कंपलसरी कर दो ताकि यूनिफाइड डेटा हो जाए और पता लग जाए कौन सा व्यक्ति, सरकारी एजेंसियों को पता लग जाए कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने इसको स्टक डाउन किया था और स्टक डाउन करते हुए यह कहा था कि आधार कार्ड सब जगह लगाना कंपलसरी नहीं किया जा सकता, यह वॉलंटरी होना चाहिए। उसके पीछे की जो कहानी है वो ये भी है क्योंकि अगर आधार कार्ड सब जगह लगा दिया जाएगा तो सभी की आय एक साथ सरकार एक क्लिक में पता कर सकती है, जजेस की भी पता कर सकती है और अधिकारियों की भी पता कर सकती है और हमारी आपकी भी पता कर सकती है, क्योंकि हमारा आधार चूंकि हर एक ट्रांजैक्शन में लगा होगा, हमारा आधार हमारी कार परचेज पर लगा होगा, हमारा आधार हमारे मकान परचेज पर लगा होगा, हमारा आधार हमारे बैंक अकाउंट में लगा होगा, हमारा आधार हमारी किसी भी एक्टिविटी में लगा होगा, तो फिर आधार के एक क्लिक से पूरा ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए उस समय इसको प्रिवेसी के फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आधार कंपलसरी मस्ट करने से मना कर दिया था। उसका देश को वो भी है और नुकसान भी है। देश को नुकसान यह है कि सिक्योरिटी के मामले में हम थोड़े कमजोर हो जाते हैं और फायदा इसको इस तरह से लिया गया क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी कोई डेटा ब्रीच करे तो, हालांकि यूआईडी ने लगातार ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट में भी कही कि हमारा डेटा ब्रीच नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। अब सरकार ने इस समय पुट्टू स्वामी के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए 2023 में एक कानून पास कर दिया जिसको डीपी एक्ट कहा जाता है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से वो जाना गया। और 2025 में, अभी 2023 में ये कानून हमने पास किया था, उसका ड्राफ्ट 2022 में तैयार किया था, लेकिन अभी उसके रूल्स नहीं बन पा रहे थे। अभी क्या हुआ कि ड्राफ्ट डीपी के रूल्स हमने जनवरी में जारी किए थे 2025 में, लेकिन उस पर बहुत सारी कार्रवाइयां होते होते अभी अब उसका नोटिफिकेशन हो पाया। नोटिफिकेशन करके हमको कम से कम ये जानने का अधिकार है, हम सभी को ये जानने का अधिकार है कि वाकई में इस कानून से किस पर प्रभाव पड़ेगा और क्या इसके प्रभाव होंगे, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या की प्रोविजंस है। इस कानून के तहत डेटा फिड्यूशरी जैसे गूगल है, मेटा है, स्नैपचैट है, ये फिड्यूशरी हैं। डेटा फिड्यूशरी, जहां पर डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर मेरा डेटा जाता है, जहां हम अपने शौक के लिए ही सही, लेकिन अपना एक पेज बनाते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और हम इस पर अपनी फोटोज, वीडियोस और तमाम तरह की चीजें डालते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डीपी एक्ट की सेक्शन 9 के तहत हमने इसको ऑपरेशनल बनाते हुए अब यह कानून बनाया है कि पहले वेरीफाइड कंसेंट लेना आवश्यक है। बच्चों का डेटा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों का डेटा कहीं इस्तेमाल होना है तो उनके पेरेंट्स से कंसेंट, और बच्चे इसमें हमने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चा माना है जिनके आधार या डिजिटल लॉकर या टोकन या कहीं से भी वेरीफाई करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त फ्री, स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनकंडीशनल, साफ भाषा में नोटिस करना पड़ेगा। डेटा का उद्देश्य बताना पड़ेगा कि आखिर आप इस डेटा का क्या करेंगे। सपोज मैंने कुछ किया और मैंने अपनी कुछ फोटोग्राफ डाली और उसको अब फॉरवर्ड करना चाहता है फेसबुक, तो फेसबुक को यह पूछना पड़ेगा आपसे कि इसको वो फॉरवर्ड करे, पब्लिक करे। हालांकि ये फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स इसमें पहले से होते हैं, लेकिन फिर भी इसको डिटेल में जानना अति आवश्यक है। हालांकि भारत में ये बहुत लेट हो रहा है, इससे पहले विश्व के कई एक देशों में हम इसको, मतलब कई एक देशों में इसका ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। जिन देशों में एग्जिस्टेंस में है उनमें यूएसए नंबर 1 पर है, उनमें बहुत सारे और भी देश हैं। ब्राजील ने पहले से कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले से कर रखा है और तमाम देशों ने उसको पहले से अपने यहां लगा रखा है, अपने देश में उनको लागू कर रखा है। भारत की खास बात है ये कुछ बिंदु हैं जो मुझे लगता है हर व्यक्ति को जानने आवश्यक है। हेल्थ, इसके अपवाद, पहले अपवाद समझ लीजिए किसके लिए कौन डेटा आपका रख सकता है, लेकिन उस जो डेटा आपका रख सकता है उसके लिए भी 30 दिन का प्रावधान हमने रखा है। पहली बात यह है हेल्थ
हेल्थ प्रोटेक्शन मतलब है कि जो हमने मेडिकल आईडी बनाई है, अभी मेडिकल आईडी कंपलसरी नहीं हुई है, लेकिन जो लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं उनका मेडिकल आईडी कंपलसरी होती है, बाकी की मेडिकल आईडी कंपलसरी नहीं होती। और अभी जो कानून है उसके अनुसार मेडिकल आईडी आपकी बनेगी, आपकी अपनी वेबसाइट होगी, मतलब आपका उसका वो होगा उनकी साइट पर, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, और उसमें हमारी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। अब वो मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर क्लिक कर सकता है, वो मेडिकल हिस्ट्री हमारे डॉक्टर या हॉस्पिटल या और जगह पर जा सकती है, वो मेडिकल हिस्ट्री उनके पास रह सकती है, लेकिन 30 दिन के अंदर उनको भी उसको हटाना पड़ेगा, फिर से बार बार खोलना होता है। एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए बच्चे हमारे पढ़ते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, उनके पास हमारी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो भी तब तक ही रहेगी जब तक मैं उनके संपर्क में हूं, उसके बाद वो हटाना पड़ेगा। यानी कि बच्चा जब तक पढ़ रहा है तब तक ही। चाइल्ड सेफ्टी का मामला आता है तो चाइल्ड केयर सर्विसेज या प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के रहते हैं बच्चों के लिए, उनके पास डेटा रह सकता है। और इसके अलावा प्रिवेंटिव काउंसलिंग, जो लोग भी काउंसलिंग का काम करते हैं, जैसे हेल्थ की बात है, सेफ्टी काउंसलिंग की बात है, सर्विसेज की बात है, डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन बाकी कोई डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता। मेरा डेटा सिर्फ मेरे पास रहेगा, मेरी फोटोग्राफ, मेरा और कुछ। एक और खास बात जो बहुत मायने रखती है वो ये रखती है कि अक्सर हम अपना कोई अकाउंट बनाकर, धोखे से हमने बनाया और वो अकाउंट बनाकर छोड़ दिया, उस पर कुछ चीजें डाली थी, वो अकाउंट हमारे या तो मैं भूल गया या मैं चलाता नहीं हूं। ऐसी परिस्थिति में इस नए नियम के अनुसार 3 साल तक तो ये चल सकता है, रिटेन करके रखें। 3 साल बाद आपको अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि जो सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, और 48 घंटे का इनएक्टिव का नोटिस आपको जाएगा। जिस दिन नोटिस गया 3 साल हो गए, 3 साल तक आप इनएक्टिव है, आपकी साइट बनी हुई है, आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, आपका यूट्यूब चैनल, आपका जो कुछ भी बना हुआ है, 3 साल तक अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब आप एक्टिव यूजर नहीं है, तो फिर कंपनी का काम होगा कि वो एक आपको नोटिस दे कि हम आपकी साइट बंद करने जा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर अगर आप उस पर एक्टिव नहीं हुए या आपने वेरिफिकेशन नहीं किया, तो फिर ये कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस साइट को बंद करे। और सबसे खास बात कि आपका पूरा ए से लेकर जेड तक डेटा डिलीट करे। अगर आपका डेटा उस पर रह जाता है, सर्कुलेट होता है, जबकि आपकी साइट डिलीट कर दी गई, आपका पेज डिलीट कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम बोर्ड के पास जाकर, ये जो डेटा के लिए हमने बोर्ड बनाया है, अभी हालांकि उसका निर्माण होना बाकी है, ये तो नियम है, वो बोर्ड के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंपनी को भी हम कह सकते हैं। और अगर मेरा डेटा कोई और इस्तेमाल करता है, सपोज मेरी फोटो का इस्तेमाल करता है, मेरे वीडियो का इस्तेमाल करता है या कुछ और इस्तेमाल करता है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं उसको एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूं। रिक्वेस्ट के बावजूद वो मेरे डेटा को नहीं हटाता है, डेटा मतलब मेरी फोटो, मेरे एनालिसिस, मेरा पेज, मेरे जो व्यवस्था, मेरे पास जो कुछ भी है, वो अगर नहीं हटाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं फिर कंप्लेंट कर सकता हूं। और कंपनियों के ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का, कंपनियों के ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर कंपनी मतलब बार बार ब्रीच करती है इन मामलों को, तो भारत सरकार को या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो हमने बोर्ड बनाया, जो सिस्टम बनाया, उसको ये अधिकार होगा कि वो आपको भारत में व्यापार करने से मना कर दे, वो आपको भारत से बैन कर दे। दूसरी बात ये भी है कि जो डीपीडीपी के नए रूल्स हमने बनाए हैं, उन रूल्स के अनुसार हाइपोथेटिकल, इंटरनेशनल और प्री डीपीडीपी से क्या सबक मिलता है। जैसे स्नैपचैट है, स्नैपचैट अकाउंट क्रिएशन होता है, 14 साल का बच्चा स्नैपचैट ज्वाइन करता है, प्लेटफॉर्म को पेरेंट का कंसेंट लेना आवश्यक है। अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएगा तो पेरेंट की कंसेंट होगी, पेरेंट की कंसेंट के रूप में उनकी डिजिटल लॉकर, डिजिटल आईडी का वेरिफिकेशन होगा, तो ही वो किसी भी साइट पर जहां पर भी वो अपना अकाउंट बनाता है वो बना सकता है, अदरवाइज वो सीधा नहीं बना सकता। ये बहुत सारी जो साइटें, जो एडल्ट साइटें हैं, उन साइटों के लिए खासतौर से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ ऐसी साइटें हैं जो सिर्फ मेजर देख सकते हैं, जो एडटेक कंपनियां हैं, इस तरह का एज गेमिंग करती हैं, गेमिंग कंपनियां हैं, इन सब के मामलों में, चूंकि गेमिंग के मामले में हम सब जानते हैं जो बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम या 18 वर्ष है, हमारे यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हमने बच्चा माना हुआ है इस कानून के तहत। 18 साल से कम आयु का बच्चा अगर किसी गेमिंग साइट पर जाता है या किसी और ऐसी एडल्ट साइट पर जाता है,
तो फिर वो अपने मन से नहीं कर सकता, उसके पेरेंट से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और पेरेंट की आईडी लगानी पड़ेगी। पेरेंट की जैसी आईडी लगाएंगे तो उनके मोबाइल फोन, पेरेंट के मोबाइल फोन जो आईडी से जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा और वहां से क्लैरिफिकेशन आ सकता है। बच्चा बहुत शातिर है और पिता मां इतने एक्टिव नहीं है तो फिर बात अलग है। अन्यथा आईटी एक्ट के तहत 5 करोड़ रुपया कम से कम फाइन लगाया जाएगा उन कंपनियों के ऊपर जो डेटा हमारा जबरदस्ती रखते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं बहुत सारी कंपनियों के पास डेटा है, जैसे बायजू के पास 10 लाख बच्चों का डेटा है, नाम है, लोकेशन है, वो लीक कर सकते हैं, वो पेरेंट को बेच सकते हैं। बायजू इस समय संकट में चल रही है, बायजू बंद होने की कगार पर या बंद हो गई है लगभग, लेकिन अगर वो डेटा चाहें तो आज भी उनके पास अरबों रुपए का डेटा है, वो दूसरी कंपनियों को बेच सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आईटी एक्ट के तहत अब 5 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ेगा अगर मेरा डेटा जिस साइट पर रखा गया है या जिस भी पेज पर रखा गया है, जहां कहीं भी रखा गया है, मेरा डेटा अगर उनके पास है तो उनको हमारे डेटा के अनुरूप या हमारे डेटा को कहीं रीयूज करने पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और उनकी साइट को डाउन किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ये सारे प्रावधान मुझे लगता है कि भारतवर्ष में पहली बार लागू हुए हैं, इसलिए इनका स्वागत करना चाहिए और हमारे बच्चे, हमारे जो पेरेंट हैं या हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनका डेटा कितना कैसे संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने डेटा रूल्स बनाए हैं। और मैं समझता हूं कि हम सबको, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए हम सबको इन रूल्स को डिटेल में गूगल करके या फिर साइट से डाउनलोड करके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से डाउनलोड करके इनको सबको पढ़ना चाहिए, ताकि हमें यह पता हो कि मेरे अधिकार सरकार ने क्या दे रखे हैं और ये कंपनियां हमको अब बहुत ज्यादा बेवकूफ या बहुत ज्यादा चिढ़ा नहीं सकती, हमारे डेटा का मिसयूज नहीं कर सकती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।